बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ भाषा, लिपि और व्याकरण को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 1, भाषा, लिपि और व्याकरण। आइए शुरू करें। सबसे पहले हमारा बिंदु है भाषा। तो भाषा किसे कहते हैं? जो हम रोजमर्रा में अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जो भाषा प्रयोग में ली जाती है, जो हम बोलते हैं, वही भाषा है। भाषा विचार को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। या तो हो सकता है कि वो हम बोलकर किसी को समझाएं या फिर अपने मन के विचारों को किसी को लिखकर हम बताएं। यानी ये कहा जा सकता है कि भाषा के मुख्यतः 2 माध्यम होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। समाज में रहते हुए मनुष्य को एक दूसरे के साथ वार्तालाप यानी बातचीत व विचार विनिमय की आवश्यकता होती है। मनुष्य द्वारा अपने मन के भावों और विचारों को परस्पर आदान प्रदान करने के लिए जिस साधन का उपयोग किया जाता है, वही भाषा कहलाती। संस्कृत भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बनी है। वैसे ये बात जानने योग्य है कि संस्कृत को हिंदी की जननी कहा जाता है। यानी हिंदी का जन्म कहाँ से? संस्कृत भाषा से हुआ। इसीलिए संस्कृत और हिंदी भाषा दोनों की लिपि एक ही है, देव। इसका अर्थ है व्यक्त वाणी में कुछ बोलना। भाष धातु का अर्थ क्या है? व्यक्त वाणी में कुछ बोलना। वास्तव में शुरू में भाषा का मुख्य रूप बोलना ही था, लेकिन सभ्यता के जैसे जैसे विकास हुआ, उसके साथ लिखावट भी सामने। भाषा के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर या फिर लिखकर व्यक्त कर पाता है। दूसरे के मन के भावों और विचारों को सुनकर या पढ़कर समझ सकता है। अतः भाषा की परिभाषा इस प्रकार है। यानी ये कहा जा सकता है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे हमारे मन के भावों और विचारों को सुनकर पढ़कर समझते। अब आता है दूसरा बिंदु हमारा, भाषा के भेद। यानी मन के विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा के 2 भेद होते हैं, यानी 2 भागों में भाषा को बांटा गया है। कौन सा? पहला हमारा मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। अब हम पढ़ेंगे मौखिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसके माध्यम से हम अपने मन की बात को मुंह से बोलकर किसी के सामने व्यक्त करते हैं तथा सामने वाला हमारे द्वारा बोली गई बात को सुनकर उसका प्रत्युत्तर देता है। वह मौखिक भाषा कहलाती है। जब हम अपनी बात दूसरों को बोलकर समझाते हैं, इसे मौखिक भाषा कहा जाता है। आपस में बातचीत करना, भाषण देना, टेलीफोन पर बात करना, मंच से मंत्री जी का भाषण देना, ये सभी क्या है? मौखिक भाषा के उदाहरण। भाषा का मूल रूप मौखिक भाषा ही था, लेकिन अनुकरण से सीखा जाता था। यह भाषा का आरंभिक और औपचारिक रूप था जो स्थायी नहीं होता था। इसे सुरक्षित नहीं रखा जा सकता था और न ही एक दूसरों तक इसे पहुंचाना संभव हो पाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज संचार के साधनों का इतना ज्यादा विकास हो गया है कि मोबाइल फोन द्वारा दुनिया भर में किसी भी कोने में बैठकर व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। अपितु इस वार्तालाप के रिकॉर्ड को भी सुरक्षित किया जा सकता है। जैसे कई फोन्स में आपने सुना होगा रिकॉर्डिंग आ गई, तो वो क्या है? रिकॉर्डिंग, एक बात जो कही गई उसका प्रूफ हो जाता है। वॉइस मेल आदि भी भेजे आदि के माध्यम से मौखिक वार्तालाप को कंप्यूटर में सुरक्षित यानी सेफ रखा जा सकता है और आवश्यकता अनुसार यानी आवश्यकता के अनुसार उसे कभी भी सुना जा सकता है। सीडी, पेन ड्राइव, ईमेल आदि के माध्यम से मौखिक विचारों और भावों को सुरक्षित रखना और दूर दूर तक पहुंचाना संभव हो गया है। मौखिक भाषा के प्रयोग के लिए मनुष्य का शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक। दूसरा हमारा आता है लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा क्या है? हमारे द्वारा लिखे गए अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और वो लिखित रूप में हो तो वह लिखित भाषा कहलाती है। यानी जैसे चिट्ठी लिखना, पत्र लिखने में हम अपनी बात लिखकर किसी के और के सामने प्रस्तुत करते हैं और दूसरा व्यक्ति उसको पढ़कर हमारी बात को समझता है, वह लिखित भाषा कहलाती है। जब हम अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और उसे पढ़कर समझा जाता है तो उसे लिखित भाषा कहा जाता है। यह भाषा का स्थायी रूप होता है।
पुस्तकों और समाचार पत्रों आदि की भाषा लिखित भाषा ही होती है। दूर रहने वाले मित्रों और सगे संबंधियों को पत्र यानी चिट्ठी लिखने, कविता या कहानी लिखना, टीवी पर दिखाई देने वाली कई लिखित सूचनाएं लिखित भाषा के ही रूप होते हैं। इंटरनेट पर भी अधिकतर यानी ज्यादातर जानकारी लिखित भाषा में मिलती है। संसार का, पूरी दुनिया का 99 यानी 99% ज्ञान लिखित भाषा में ही सुरक्षित है। दुनिया के सारे कार्यालय, अदालतें, समाचार पत्र, संधि दस्तावेज आदि केवल लिखित भाषा में ही प्रयोग करते हैं। लिखित भाषा के प्रयोग के लिए मनुष्य का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जब वो शिक्षित होगा तभी अपने मन की बात को लिख पाएगा या पढ़ पाएगा। अब है दूसरा बिंदु हमारा भाषा के विविध रूप। सबसे पहला है हमारा मातृभाषा। मातृभाषा का अर्थ क्या है? मातृभाषा क्या है? मातृभाषा का अर्थ है माँ की भाषा। यानी जब बच्चे छोटे होते हैं, जो उसको वातावरण मिलता है और आसपास में उसे जो बोली गई बात सुनाई देती है और वही बातें या वही बड़ा होकर वो सुनता, समझता और धीमे धीमे बोलने की कोशिश करता है, वह भाषा मातृभाषा कहलाती माँ की भाषा। विद्यालय जाने से पहले बच्चे अपने माता पिता व परिवार के अन्य सदस्यों से जिन भाषा को सीखता है उसे ही मातृभाषा कहा जाता है। इस भाषा से बालक का सर्वप्रथम परिचय होता है, यानी ये भाषा सबसे पहले बच्चा सुनता है, जिसका उस पर अमिट प्रभाव पड़ता है, जो उसे हमेशा याद रहती है। वह उसकी मातृभाषा को कभी नहीं भूल सकता, वह हमेशा इसका प्रयोग करता रहता है। दूसरा है राष्ट्रभाषा। क्या है? किसी भी देश के लोग भले ही अन्य अलग अलग भाषा बोलते हों, लेकिन कोई भी देश ऐसी भाषा किसी देश में अवश्य होती है जो सभी वर्गों, सभी भागों में बोली और समझी जाती है। वही जो ऐसी भाषा होती है, वही भाषा क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है, जो ज्यादातर संख्या में बोली जाती है। राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र की जनसंपर्क भाषा के रूप में काम करती है और राष्ट्र को एकता के सूत्र यानी एकता के बंधन में बांधती है। भारत में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं और प्रत्येक भाषा का अपना महत्व और सांस्कृतिक मूल्य है। संविधान निर्माताओं ने भाषाई विविधता का सम्मान करते और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए किसी भी भाषा को संवैधानिक रूप से राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया है। अब है राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? जिस देश में देश के अलावा राज्य में राजकीय कामकाज जिस भाषा में संपन्न होते हैं, वह उस देश या फिर राज्य की अधिकृत राजभाषा होती है। राजभाषा का प्रयोग मुख्य रूप से प्रशासन, न्यायपालिका, संसद और विधानसभा आदि में होता है। केंद्रीय स्तर पर भारत की भाषा हिंदी है। क्या है? राजभाषा हिंदी है, लेकिन अलग अलग राज्यों में अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। जैसे कि असम में राजभाषा असमिया है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, केरल में मलयालम, गुजरात में गुजराती, बिहार में, हरियाणा में दिल्ली, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में इनकी अपनी अपनी राजभाषा हिंदी ही है। अब आता है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर। राजभाषा शिक्षित वर्ग की भाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा सभी वर्गों की भाषा है, चाहे शिक्षित हो चाहे वे अशिक्षित हो। राजभाषा का प्रयोग प्रशासनिक कार्य तक सीमित होता है, जबकि राष्ट्रभाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, यानी इसका जो क्षेत्र होता है वो बहुत ज्यादा विस्तृत या फिर फैला हुआ होता है। राजभाषा कोई विदेशी भाषा भी हो सकती है, लेकिन राष्ट्रभाषा देश की सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा मानी जाती है। राजभाषा संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। क्या होती है? मान्यता प्राप्त। जबकि राष्ट्रभाषा जन जन द्वारा मान्य। हमारे संसार में बहुत सारे देश हैं, सब में अलग अलग भाषा बोली जाती है। ब्रिटेन में अंग्रेजी, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच, चीन में चीनी, जापान में जापानी, रूस में रशियन आदि। पर एक कोई ऐसी भाषा होती है जो संपूर्ण देशों में बोली जाती है। वह जो भाषा है वह अंग्रेजी भाषा है और इसी भाषा को हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है, यानी सभी देशों में अंग्रेजी पढ़ी और समझी जाती है। अतः अंग्रेजी को सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला है। अब है मानक भाषा। भाषा का प्रयोग शिक्षित और अशिक्षित सभी वर्ग करते हैं, लेकिन दोनों में भाषा
लेकिन दोनों के भाषा प्रयोग में अंतर होता है। स्थान स्थान पर एक ही भाषा के रूप में अंतर भी होता है। भाषा का प्रयोग और शब्दों में समानता बनी रहती है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भाषा का एक आदर्श रूप निश्चित किया गया है जो व्याकरण के नियमों में बंधा है और प्रत्येक स्थान पर परिवेश में एक समान हो। इसे मानक भाषा कहा जाता है। शिक्षा, राजकाज, पत्रकारिता, साहित्य आदि में मानक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। अगला आता है हमारा बिंदु। बोली का अर्थ है भाषा का स्थानीय या फिर क्षेत्रीय बोली कहलाती है, यानी किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा या स्थान विशेष में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा बोली कहलाती है। इसका क्षेत्र सीमित होता है, यानी इसका क्षेत्र जो है वो कम होता है। किसी सीमित क्षेत्र के निवासियों के बीच में बोली जाने वाली भाषा ही बोली कहलाती है। उदाहरण के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली, हरियाणा में हरियाणवी और राजस्थान में राजस्थानी बोली बोली जाती है। बोली अधिकांशतः आपसी बातचीत में काम में आती है। वैसे तो इसे भाषा का मानक रूप नहीं माना जाता, लेकिन कई बार किसी बोली का इतना अधिक विकास हो जाता है कि उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है और वह उपभाषा बन जाती है। बीते हुए समय में बोली रह चुकी ब्रजभाषा साहित्य की महत्वपूर्ण भाषा बन गई है और इसमें श्रेष्ठ साहित्य भी लिखे गए हैं। अब आती है हमारी लिपि का अर्थ होता है लीपना या फिर चित्रित करना। भाषा के विभिन्न ध्वनियों को दर्शाने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं जिन्हें उस भाषा की लिपि कहा जाता है। इन चिन्हों का ज्ञान होने पर किसी भाषा को पढ़ना और लिखना, किसी भाषा का पढ़ा जाना और लिखना ही संभव हो पाया है। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए एक अपनी अलग लिपि होती है, लेकिन कई भाषाएं अलग अलग होने के बावजूद भी उनकी लिपि भी एक समान होती है, जैसे कि हिंदी, संस्कृत और मराठी। इन तीनों भाषा की लिपि एक ही देवनागरी लिपि ही है, जबकि पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन लिपि और उर्दू की फारसी लिपि है। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्ह जो होते हैं उन्हें ही लिपि कहा जाता है। अब आता है व्याकरण। किसी भाषा को शुद्ध लिखने, बोलने का ज्ञान कराने वाले विशेष ज्ञान को ही व्याकरण कहते हैं। यानी किसी भाषा को सुधारना ही व्याकरण का मुख्य कार्य होता है। किसी भाषा को शुद्ध करना ही व्याकरण है। व्याकरण में हम शुद्ध भाषा लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। व्याकरण का ज्ञान होने पर ही व्यक्ति किसी भाषा के प्रयोग में कुशल हो सकता है। अगला है व्याकरण के विभाग। व्याकरण के 4 विभाग होते हैं। पहला वर्ण विचार, जिसके अंतर्गत व्याकरण के इस भाग में वर्णों के स्वरूप, भेद आदि का अध्ययन किया जाता है। व्याकरण का दूसरा भाग है शब्द विचार। इसमें रूप, शब्दों के रूप, लिंग, भेद, वचन आदि को पढ़ा जाता है। तीसरा है पद विचार। इसके अंतर्गत पदों के रूप, परिवर्तन, रचना, भेद, कार्य आदि पर अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य रचना, वाक्य भेद, विराम चिन्ह आदि का प्रयोग और अध्ययन किया जाता है। अगला आता है हमारा हिंदी भाषा। हिंदी वास्तव में फारसी भाषा का शब्द है। प्राचीन समय यानी पुराने समय में फारस के लोग जब भारत में आए थे तो उन्होंने यहाँ की सिंधु नदी को हिंदू कहा, क्योंकि फारसी भाषा में स को ह कहा जाता है। कालांतर में इसी हिंदू शब्द को उलुप्त होकर उसका हिंदी बन गया और बाद में इसे हिंदी कहा जाने लग गया। उस समय हिंदी शब्द का अर्थ होता था भारत देश या फिर भारतवर्ष। 14वीं शताब्दी में शरफुद्दीन यज़दी ने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग एक भाषा के तौर पर किया था। हिंदी हमारी राज्य भाषा है। यह बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा भी है, इसीलिए यह पूरे देश में संपर्क भाषा। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान सभा में अनुच्छेद 301 के अनुसार हिंदी को भारत की संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है।
भारत की पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि में हिंदी अच्छी तरह बोली और समझी जाती है। इसके अलावा मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद, सिंगापुर, सुमेनार आदि देशों में भी हिंदी का प्रचलन है, यहाँ भी हिंदी बोली जाती है। आज हिंदी का प्रचार और प्रसार समस्त भारत, समस्त संसार में तीव्र यानी तेजी से हो रहा है। हिंदी की उत्पत्ति का मूल आधार संस्कृत भाषा है, इसीलिए इसके शब्द भंडार में संस्कृत के बहुत अधिक शब्द मिलते हैं, जिन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। संसार में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में अंग्रेजी और मंदारिन भाषा के बाद हिंदी का तीसरा स्थान आता है। हिंदी जो रूप आज सर्वमान्य और प्रचलित है, उसे खड़ी बोली कहा जाता है। हिंदी की पांच उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, जिसे खड़ी बोली, कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी और दक्षिणी बोलियां इसके अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। अब आती है पूर्वी हिंदी। इस पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं। चौथी है राजस्थानी हिंदी। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी और बागड़ी इसके अंतर्गत बोलियां बोली जाती। इसके अंतर्गत आने वाली बोलियां भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका हैं। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियां इसके अंतर्गत आती हैं। अब है साहित्य क्या है। प्रत्येक भाषा का अपना साहित्य होता है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही विद्वान लेखक और कवि जो रचनाएं लिखते हैं वे साहित्य के नाम से जानी जाती हैं। साहित्य को मुख्यतः दो रूपों में बांटा जाता है। पहला है गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य में कहानी, निबंध, उपन्यास, संस्करण आदि आते हैं तथा पद्य साहित्य में कविता, गीत आदि सम्मिलित होते हैं। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। आइए इसे संक्षेप में दोहरा लें। भाषा मन के विचारों और भावों को अभिव्यक्त करने का साधन है। इसके दो रूप होते हैं, लिखित भाषा तथा मौखिक भाषा। देश व संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी हमारी राज्य भाषा है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। कोई भाषा जिन चिन्हों में लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। व्याकरण यह वह विद्या है जिसके माध्यम से हम भाषा को शुद्ध लिखना और पढ़ना और बोलना भी। व्याकरण के 4 विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। हिंदी की 5 उपभाषाएं होती हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गढ़वाली या फिर पहाड़ी हिंदी। ज्ञान राशि के संचित कोश को ही साहित्य कहते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, गद्य और पद्य। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।